हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे सेलेक्टेड और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है और बहुत कम टाइम आप लोगों के पास अब बाकी है। तो ये आपकी एक रिवीजन क्लास होने वाली है। जो आपने पढ़ा होगा इससे आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो दोस्तों 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और इसमें संशोधन हुआ था 2019 में। तो लगे तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कब हुआ? लागू तो 4 अप्रैल 2016 को हुआ, लेकिन इसमें संशोधन हुआ 2019 को। ठीक है, और इसमें भाग हैं 6। ठीक है, अध्याय हैं इसमें 25 और धाराएं हैं 194। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अधिनियम कब लागू हुआ? 4 अप्रैल 2016 को। संशोधन कब हुआ? 2019 में। भाग कितने हैं? 6। अध्याय कितने इसमें? 25 और धाराएं कितनी हैं? 194। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, अब दोस्तों आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा दादा भाई नौरोजी, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी नहीं है। ठीक है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, BKRB राव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन का प्रयास सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग किया था वो BKRB राव ने किया था। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का नागरिक मूल अधिकारों का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकता है? ठीक है, अब देखो दोस्तों, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट हैं। ठीक है, भारत का सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और जो रिट जारी करने का अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों को होता है। दोनों रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, भारत के नागरिकों का मूल अधिकारों का हनन होने पर ये दोनों रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो भारत के नागरिकों का मूल अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि भारत का नागरिक मूल अधिकारों के हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 32। और अगर हाई कोर्ट पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकता है, तो 226 के तहत। ठीक है, और रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को है। और भारत में 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं संविधान के द्वारा। ठीक है, 5 प्रकार के रिटों का प्रावधान है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो दोस्तों जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो हाई कोर्ट की सलाह लेने के बाद राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जो जिला न्यायाधीश होते हैं ये नहीं होगा कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से ये डिसीजन ले ले। ठीक है, राज्यपाल पहले हाई कोर्ट की सलाह लेगा और उसके बाद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 233 के तहत। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल जिले के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? जिले के न्यायाधीशों की पूछी जा रही। ठीक है, तो ये करता है 233 के तहत। ठीक है, और कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, और हाई कोर्ट की सलाह लेने के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, और इसके तहत संविधान में
3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। और वो 3 शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी बन सकता है कि संविधान में जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42वें के तहत जोड़े गए 1976 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करते हैं, तो आपको पता होगा कि वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। और इसकी घोषणा राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर बिल्कुल नहीं, स्वविवेक पे भी नहीं कर सकता, न्यायाधीश की सलाह पे भी नहीं करता, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद, ठीक है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और आपको पता है राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं वो अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। कब कब हुई थी? 1962 में, ठीक है, 1971 में और 1975 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी है? 3 बार हो चुकी है, 1962, 1971 और 1975 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो दोस्तों यूनेस्को ने प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और किस वर्ष से की थी? तो ये की थी 1965 से। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की थी 1965 से, ठीक है। तो इसलिए प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, ठीक है, इसके तहत जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी 525, उसको बढ़ाकर 545 किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और वर्तमान में जो चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव होते हैं लोकसभा के, वो 545 सदस्यों के ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था 1907 में, ठीक है। 23वां अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सूरत में, ठीक है। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 23वां अधिवेशन। इस अधिवेशन में दोस्तों जो कांग्रेस थे उनमें आपसी क्या हो गया था? मतभेद हो गया था कांग्रेस में, ठीक है। और वो 2 दलों में बंट गई थी, गर्म दल और नरम दल, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। अब अधिवेशन पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा अधिवेशन था? वो 23वां था। कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता करी थी रास बिहारी बोस जी ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बंटी थी, गर्म दल और नरम दल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था 1993 में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1993 में 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये भी आपको याद रखना। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि 11वीं अनुसूची को संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1993 में, ठीक है। और जो आपकी 11वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, कि 11वीं अनुसूची का संबंध है, तो पंचायती राज व्यवस्था से 11वीं अनुसूची का संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य, यह कथन किसने दिया था? ठीक है, तो दोस्तों ये कथन दिया था प्लेटो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य, तो ये कथन दिया था प्लेटो ने, ठीक है।
और दोस्तों प्लेटो से एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो प्लेटो था ये आदर्शवाद का जनक माना जाता है इसे, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता था, तो प्लेटो को ही आदर्शवाद का जनक कहा जाता था। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, रिपब्लिक, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, तो रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो दोस्तों भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अब अगर हम भाग 9 क की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों जो भाग 9 का क है उसमें किसका प्रावधान है, नगर पालिकाओं का, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिकाओं का प्रावधान है भाग 9 क में, ठीक है। और भाग जो 9 है उसमें किसका प्रावधान है, तो उसमें है पंचायतों का प्रावधान, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है, भाग 9 के क में नगर पालिकाओं का प्रावधान है, और राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में, ठीक है। और राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक राजभाषा का वर्णन किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। अब देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया, आपके दिमाग में आ रहा होगा BN राव, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था ये किया था MN राय ने, MN राय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। हालांकि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, BN राव, ठीक है। लेकिन औपचारिक रूप से इसका प्रतिपादन किया था MN राय ने, यानी इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे, ठीक है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, ठीक है। और पहली बार बने थे ये 1929 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर, ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। कभी कभी अधिवेशन भी पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता किस अधिवेशन में की गई थी, तो 45वां अधिवेशन हुआ था 1929 में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। और अध्यक्षता किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी, ठीक है। और दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी 1936 में, ठीक है। और ये कहाँ की थी, 1936 में। ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ये कौन सा अधिवेशन था, ये 50वां था, ठीक है। दूसरी बार 50वें अधिवेशन में करी 1936 में और ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, ठीक है। और तीसरी बार 1937 में, तीसरी बार 1937 में करी थी और ये 51वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और ये हुआ था फैजपुर में, ठीक है। तो ये तीनों अधिवेशन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए दोस्तों जब मूल संविधान में पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7, ठीक है। मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। तो इसके तहत संविधान के संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। और किस संविधान संशोधन के तहत इसे संपत्ति के अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, ठीक है। तो दोस्तों उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष पंजाब को अपने राज्य में शामिल किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने 1849 में पंजाब को अपने राज्य में शामिल किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। 1849 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक
पंजाब क्या था, ब्रिटिशों के अधीन था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पंजाब ब्रिटिशों के अधीन कब से कब तक रहा। ठीक है, तो 1849 से लेकर 1947 तक पंजाब क्या था, ब्रिटिशों के अधीन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बेल्लोर विद्रोह कब घटित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जो बेल्लोर विद्रोह हुआ था ये घटित हुआ था 10 जुलाई 1806 को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और बेल्लोर जो विद्रोह घटित हुआ था वो तमिलनाडु के मद्रास शहर से हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कब घटित हुआ था बेल्लोर विद्रोह। ये हुआ था 10 जुलाई 1806 को। और कहाँ से घटित हुआ था, तो तमिलनाडु के मद्रास शहर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, तो सरकारी इतिहासकार था SN सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, इनका पूरा नाम है सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, अब ये जो सरकारी सलाहकार नियुक्त किया गया था भारतीय स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन का, इसके लिए पहले RC मजूमदार, आपके नाम सुना होगा RC मजूमदार। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया था सरकारी इतिहासकार। ठीक है, स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन का, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। और इनके मना करने के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी SN सेन को, यानी सुरेंद्रनाथ सेन को। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों 1936 में की गई थी लेबर पार्टी की स्थापना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और लेबर पार्टी की स्थापना किसने करी थी, तो ये की गई थी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी का बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था इनका सकपाल। ठीक है, क्या था इनका बचपन का नाम, सकपाल। ठीक है, और भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, ये भी कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी भीमराव अंबेडकर जी थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों 1990 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट इनसे संबंधित आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 MCQs। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।